Hello friends, today's topic is plant science. Friends, जैसा कि हमने ICAR-JRF फॉर प्लांट साइंस पार्ट फर्स्ट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक इसी प्रकार हम ICAR-JRF फॉर प्लांट साइंस पार्ट सेकंड में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ. तो यहाँ पर सी ऑप्शन देखेंगे क्योंकि सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जेनेटिक्स में हेरिडिटी एंड वेरिएशन दोनों का ही अध्ययन किया जाता है. जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है. प्लांट ब्रीडिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. तो यहाँ पर सी ऑप्शन देखेंगे क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग आर्ट के साथ साथ साइंस भी है. तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है. फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन इंडिया. भारत में पादप प्रजनन के पिता कौन हैं? तो यहाँ पर ए ऑप्शन देखेंगे क्योंकि डॉक्टर बीपी पाल को हम भारत में पादप प्रजनन के जनक मानते हैं. तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है. इन क्रॉप plants, if the percentage of cross pollination exceeds 5% and may reach up to 30%, then the pollination behavior of such crop species referred as. यहाँ पर ए ऑप्शन देखेंगे often क्रॉस पॉलिनेटेड नेचर उसका होगा. यदि किसी क्रॉप प्लांट में पर परागण 5% से अधिक तथा 30% तक हो सकता है तो ऐसी प्रजातियों को पर परागण के आधार पर हम उनको ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज कहेंगे. क्योंकि पॉलिनेशन बेसिकली दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. लेकिन सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच का जो होता है, क्योंकि 5 से 30% तक किसी स्पीसीज में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बाकी 70% सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो उसको हम ना तो सेल्फ पॉलिनेशन में रख सकते और ना क्रॉस पॉलिनेशन में रख सकते. तो उसको हम ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन में रखेंगे. तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है. ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज या बहुधा परपरागित स्पीसीज. While analyzing the structural variation of DNA, the B form of DNA consists of how many base pairs per helical turn. यदि हम किसी डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो बी फॉर्म का डीएनए होता है उसमें एक हेलिकल में कितने बेसिस होते हैं. तो यहाँ पर बी ऑप्शन देखेंगे क्योंकि बी फॉर्म जो डीएनए होता है, डीएनए की कई फॉर्म होती हैं, ए फॉर्म, बी फॉर्म, डी फॉर्म, जेड फॉर्म. तो बी फॉर्म का डीएनए जो कॉमन डीएनए है हमारा, वो बी फॉर्म का होता है. तो उसके एक हेलिकल टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं? तो 10 बेस पेयर्स होते हैं एक हेलिकल टर्न में. तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है. द टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट एक्टिविटी ऑफ. तो यहाँ पर बी ऑप्शन देखेंगे क्योंकि डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है टेट्राजोलियम क्लोराइड, उसकी एक्टिविटी को टेस्ट करता है और उसके आधार पर बताता है कि हमारा सीड वायबल है अथवा नॉट वायबल है, डेड है. तो डीहाइड्रोजिनेज यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है. इनर इंटेगुमेंट ऑफ द सीड इज कॉल्ड टेस्टा. यहाँ नहीं, टेस्टा नहीं, टैगमेन. यहाँ पर डी ऑप्शन सही है क्योंकि जो इनर आंतरिक इंटेगुमेंट होता है सीड का, उसको हम टैगमेन के नाम से जानते हैं. तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है. आउटर इंटेगुमेंट ऑफ द सीड इज कॉल्ड टेस्टा. यदि हम आउटर इंटेगुमेंट की बात करें तो वहां पर टेस्टा होता है और इनर इंटेगुमेंट ऑफ सीड वो टैगमेन होता है. तो आउटर इंटेगुमेंट ऑफ द सीड इज कॉल्ड टेस्टा. यहाँ पर सी ऑप्शन सही है.
The organic compound glucosinolates are present in members of the family. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोसाइनोलेट्स होता है वो ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर्स में प्रेजेंट होता है। जैसे मस्टर्ड हुई, आपकी रेडिश हुई, तो इनमें ये पाया जाता है क्योंकि ब्रेसिकेसी कुल के मेंबर हैं मस्टर्ड वगैरह। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। द आइसोलेशन टू बी मेंटेन फॉर रिटेनिंग द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ पेरेंटल लाइन ऑफ मेज हाइब्रिड वाइल प्रोड्यूसिंग फाउंडेशन सीड इज। तो यहाँ पर देखेंगे आप बी ऑप्शन 400 मीटर्स। यदि हमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने के लिए फाउंडेशन सीड बनाना है तो उसके लिए हम आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखेंगे? तो यहाँ पर 400 मीटर्स रखेंगे क्योंकि हाइब्रिड मेज का सीड प्रोडक्शन करने के लिए हमें इनब्रिड लाइन तैयार करनी पड़ती है। इनब्रिड लाइन मीन्स वो फाउंडेशन सीड होता है और जो हाइब्रिड बन जाता है वो सर्टिफाइड सीड हो जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन 400 मीटर्स। नेक्स्ट, द phenomenon of transduction in bacteria was discovered by जिंडर एंड लैंडरबर्ग। जो ट्रांसडक्शन फिनोमेना है जो बैक्टीरिया में सबसे पहले किसने दिया था? तो वो जिंडर एंड लैंडरबर्ग ने दिया था। यहाँ पर बी ऑप्शन देखेंगे सही है। ट्रांसडक्शन क्या है कि ट्रांसफर ऑफ द डीएनए विद द हेल्प ऑफ वायरस, है ना, तो उसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो ये किसने दिया था? जिंडर एंड लैंडरबर्ग ने। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इटियोलॉजी इज स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। आप पैथोलॉजी में देखेंगे कि इटियोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, तो वो कॉज ऑफ डिजीज मीन्स पैथोजन का अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरेन। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। उसको हम म्यूरेन के नाम से भी जानते हैं, म्यूरेन या पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। आईसीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग इज लोकेटेड एट नागपुर, महाराष्ट्र। जो NBSSLUP है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है, स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में। इसके बहुत सारे रीजनल स्टेशन होते हैं, जैसे IRI में भी इसका रीजनल स्टेशन है। इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट रोम, इटली। जो IPGRI है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो रोम, इटली में स्थित है। इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट रोम, इटली। जो विभिन्न देशों को उनकी आवश्यकता के अनुसार क्रॉप स्पीसीज का जर्मप्लाज्म प्रोवाइड कराती है। द क्रोमोसोम आर मोस्ट कंडेंस्ड एट एनाफेज। यदि हम सेल डिवीजन देखें तो सेल डिवीजन की जो भी स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो सबसे ज्यादा जो कंडेंस फॉर्म होती है क्रोमोसोम की वो एनाफेज स्टेज में होती है। द फेज ऑफ सेल साइकिल वेयर DNA सिंथेसिस इज एस फेज। यदि आप सेल साइकिल की फेजेस देखें, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, तो वहां पर एस फेज में DNA सिंथेसिस होता है। सेल साइकिल में कहा होता है DNA सिंथेसिस? एस फेज में होता है। इन द DNA डबल हेलिक्स G/A इज इक्वल टू C/T। यदि किसी जीन में या किसी DNA में G जितने होंगे उतने C होंगे और जितने A होंगे इतने T होंगे, क्योंकि G C के साथ कॉम्बिनेशन करता है और A T के साथ कॉम्बिनेशन करता है इन केस ऑफ DNA। तो GC
जी जितने होंगे इतने सी होंगे और टी जितने होंगे इतने ए होंगे। तो जी ए इक्वल टू जी टी। ठीक है। हर्शे एंड चेज इन दियर एक्सपेरिमेंट्स लेबल्ड डीएनए विद 32 फास्फोरस। हर्शे एंड चेज ने जब डीएनए पर एक्सपेरिमेंट किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में डीएनए को किससे लेबल्ड किया था? तो वो 32 फास्फोरस से लेबल्ड किया था। द नंबर ऑफ बेसिस इन द सिंगल टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स इज 10 बेसिस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि डीएनए के एक हेलिक्स टर्न में कितने बेसिस होते हैं, तो 10 बेसिस होते हैं। बेसिकली हम बी फॉर्म डीएनए की बात करते हैं कॉमनली, तो उसमें 10 बेसिस होते हैं। डबल क्रॉस प्लान वाज सजेस्टेड बाय डीएफ जोन्स। मेज में सबसे पहले जो डबल क्रॉस हाइब्रिड का कंसेप्ट दिया था वो डीएफ जोन्स ने दिया था। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर क्रोमोसोम इन इकोलाई? कैरन्स। कैरन्स नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले सर्कुलर क्रोमोसोम इन इकोलाई में कंसेप्ट दिया था। सेक्स इन प्लांट्स वाज डिस्कवर्ड बाय कैमेरियस। पौधों में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में किसने डिस्कवर किया था? वो कैमेरियस ने डिस्कवर किया था। आई थिंक 1694 में डिस्कवर किया था। सेल लिंकेज थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय विर्चो। सेल लिंकेज थ्योरी किसने दिया था? वो विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। जर्म प्लाज्म थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ऑगस्ट वीजमैन। जो जर्म प्लाज्म सिद्धांत था वो अगस्त वीजमैन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने बताया था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स पर डिपेंड नहीं करते, वो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर डिपेंड करते हैं। इन्होंने आपने देखा होगा कि चूहों की पूंछ काट काट करके उन्होंने 22 जनरेशन तक उनका क्रॉस कराया, लेकिन उनको बगैर पूंछ वाला चूहा एक भी नहीं मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ट्रांसफर होते हैं, ना कि वेजिटेटिव ऑर्गन से। द कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बी फॉर्म। जो कॉमन डीएनए होता है वो बी फॉर्म का होता है, क्योंकि कई फॉर्म होती हैं, ए फॉर्म, बी फॉर्म, डी फॉर्म, जेड फॉर्म। तो बेसिकली जो कॉमन फॉर्म होती है डीएनए की ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो वो बी फॉर्म होती है। और इसी बी फॉर्म में पर हेलिकल टर्न में 10 बेसिस होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कॉर्नबर्ग। जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो कॉर्नबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। द डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम इन बैक्टीरिया इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। बैक्टीरिया में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो किस एंजाइम की वजह से होता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की वजह से। प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन कीपिंग द डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज SSB, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। यदि आप डीएनए रेप्लिकेशन देखें तो जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, जब सिंगल स्टैंडर्ड करता है हेलिकेज नाम का एंजाइम, तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन उसको सिंगल स्टैंड करने में हेल्प करती है। इन ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में कहां पर होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। मोड ऑफ पॉलिनेशन इन अमरंथस और स्पिनेच हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड। यदि हम स्पिनेच और अमरंथस की मोड ऑफ पॉलिनेशन की बात करें, किस प्रकार का पॉलिनेशन होता है, तो उसमें हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड स्पेसीज हैं या प्लांट्स, क्रॉप हैं। A organism which have acquired a heritable variation as a result of sudden change in the heredity material is called as mutant.
इट मीन्स म्यूटेंट मीन्स यदि कोई ऑर्गेनिज्म अब ये हेरिटेबल वेरिएशन प्राप्त करता है और सडन चेंज उसमें दिखाई देता है उसके जेनेटिक मटेरियल में, तो उसको उस ऑर्गेनिज्म को हम म्यूटेंट कहते हैं। मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें म्यूटेशन हुआ हो उसको हम म्यूटेंट कहते हैं। सेक्स फॉर्म इन मोस्ट कुकुरबिड्स मोनोसियस। कुकुरबिड्स की जितनी स्पीसीज या वैरायटीज हैं उनमें सभी में मोनोसियस फॉर्म होती है, क्योंकि एक ही प्लांट पर मेल एंड फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं। द टर्म जीन कॉइन्ड बाई जॉनसन। जॉनसन ने जीन शब्द सबसे पहले दिया था। मल्टीपल इफेक्ट ऑफ सिंगल जीन इज नोन एज प्लियोट्रोपी। यदि हम देखें कि यदि एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को इफेक्ट कर रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको हम प्लियोट्रोपी इफेक्ट कहते हैं। क्रोमोसोम नंबर इन व्हीट एंडोस्पर्म इज 63। यदि हम एंडोस्पर्म में व्हीट के एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम देखें तो 3n क्रोमोसोम होंगे। तो n इज इक्वल टू 21 और 3n इज इक्वल टू 63 बिकॉज ड्यू टू डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन की वजह से एंडोस्पर्म में 63 क्रोमोसोम होंगे इन केस ऑफ व्हीट। साइटोप्लाज्मिक मेल इज बेस्ट सुइटेड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप। यदि आप वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड क्रॉप में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना चाहें तो उसके लिए साइटोप्लाज्मिक मेल अनुकूल है, बेस्ट है, क्योंकि वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप में हमें फर्टिलिटी की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके वेजिटेटिव पार्ट से हम उसकी जनरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि साइटोप्लाज्मिक मेलिस्टिलिटी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में यूज करेंगे तो F1 हमें स्ट्राइल मिलेगा, लेकिन वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप में इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। इसलिए साइटोप्लाज्मिक मेलिस्टिलिटी को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड क्रॉप में यूज कर सकते हैं फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। हाइब्रिड इज ए हेट्रोजाइगस बट होमोजेनियस। यदि हम हाइब्रिड का नेचर देखें, जीनोटिपिकली देखें तो वो हेट्रोजाइगस होता है क्योंकि कैपिटल ए स्मॉल है, लेकिन यदि हम फिनोटिपिकली उसका नेचर देखें तो वो होमोजेनियस होता है। देखने में सारे प्लांट एक जैसे होंगे on the basis of phenotype. The cross between inbred line and open pollinated variety is called as top cross. यदि हम एक inbred line का क्रॉस किसी open pollinated variety से कराएं तो उसको हम top cross के नाम से जानेंगे। The first artificial hybrid made by Thomas Fairchild. इन्होंने थॉमस फेयरचाइल्ड ने 1717 में स्वीट विलियन और कार्नेशन का क्रॉस कराया था। ये दो स्पीसीज के बीच में क्रॉस कराया था इन्होंने, तो इसलिए उसको हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड भी कहते हैं। थॉमस फेयरचाइल्ड म्यूल ने कार्नेशन और स्वीट विलियन में जो क्रॉस करा के जो F1 प्राप्त किया था उसको हम फेयरचाइल्ड म्यूल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फेयरचाइल्ड म्यूल के नाम से जानते हैं। 7 characters of Mendel experiments were located on how many chromosomes? जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर अपनी स्टडी के लिए सेलेक्ट किए थे, वो सातों के सातों कैरेक्टर कितने क्रोमोसोम पर लोकेटेड थे? तो वो 4 क्रोमोसोम पर लोकेटेड थे। फर्स्ट क्रोमोसोम, फोर्थ क्रोमोसोम, फिफ्थ और सेवंथ। पी में मटर में इन 4 क्रोमोसोम पर 7 के 7 कैरेक्टर लोकेटेड थे। हेट्रोस्टाइली इज ऑब्जर्व इन लिंसिड। हेट्रोस्टाइली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व की गई थी, किसमें की गई थी? लिंसिड में की गई थी, अलसी में। हिस्टोन प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। यदि आप न्यूक्लियस में पाई जाने वाली हिस्टोन प्रोटीन को देखें तो वो आर्जिनिन एंड लाइसिन की मात्रा उनमें ज्यादा होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आई होप ये आपको वैल्यूएबल एंड हेल्पफुल होगी, और हम नेक्स्ट एशिया GRF और प्लांट साइंस पार्ट 3 जल्दी लेकर के आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।